गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, संसाधन के रूप में लोग, जिसमें हम साक्षरता विषय को पढ़ा रहे थे। देखिए, साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि वह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। बच्चों, हमारे देश में साक्षरता के स्तर को बढ़ावा देने के लिए पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो बच्चों, अब हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये पढ़ाएंगे कि स्वास्थ्य क्या है। जिस प्रकार एक शिक्षा जो होती है राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ावा देती है। देखिए, शिक्षा मानव संसाधन को कुशल बनाती है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उसकी उत्पादकता में वृद्धि करती हैं, जिससे आय बढ़ती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य जो होता है कि मानव पूंजी में स्वास्थ्य सेवाएं भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करती हैं। अधिक स्वस्थ लोगों की उत्पादकता भी अधिक होती है, जिससे उनका उपभोग स्तर एवं जीवन स्तर उच्च रहता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो हम आपको एक बात बताते हैं, भारत की राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवाओं तक इनकी पहुंच को अच्छा बनाना है। हम आपको बताते हैं बच्चों, पिछले लगभग 5 दशकों में भारत सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेवाओं के लिए एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण करने में सफल रहा है। बच्चों, हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है। बच्चों, 1 मिनट थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में दिया हुआ है कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर एक विशेष अवधि में प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। बच्चों, देखो क्या है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। इसके मेन कारण क्या है कि देखिए, भारत की जनसंख्या तो इतनी तेज़ी से बढ़ी हुई है और यहाँ पर डॉक्टर और नर्सों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं है। अस्पतालों में साफ सफाई की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान कम दिया गया है, जिसे देना चाहिए। और डॉक्टरों को 24 घंटे की उपलब्धता होनी चाहिए, जो कि नहीं है। प्रत्येक अस्पताल में दवाखाना भी नहीं मिलता है। मरीजों को भर्ती करने से पहले कागजी कार्रवाई होती है, वो कम होनी चाहिए। इसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आती जा रही है। लेकिन इन सभी सुविधाओं के अगर ये सभी सुविधाएं बढ़ जाती हैं तो भारत में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ जाता है। अब हम आपको अपना अगला जो टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं बच्चों, वे है बेरोजगारी। देखो बच्चों, बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं बच्चों कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं। प्रचलित मजदूरी देखिए कि जैसे प्रचलित मजदूरी चल रही है 300 रुपये और उस पर सभी लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन वह जो प्रचलित मजदूरी मिलती है वो ना मिले और उस पर लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उतना वह कार्य नहीं मिले, उतनी आय प्राप्त ना हो, तो वह बेरोजगारी कहलाई जाती है। और देखिए, श्रमबल जनसंख्या में वे लोग सम्मिलित होते हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो। एक तो देखिए, 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं और 60 वर्ष से ऊपर के लोग हों, वे लोग कार्यशील जनसंख्या में नहीं आते हैं। कार्यशील जनसंख्या में 15 वर्ष से और 59 वर्ष के बीच के लोग ही आते हैं। भारत के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा बेरोजगारी विद्यमान है। देखिए, बेरोजगारी कई तरह की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब आप समझ लेंगे, आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार। देखिए, गाँव में क्या होता है कि 4-6 महीने जब फसल की कटाई वगैरह होती है तब तो ज़्यादातर लोगों को काम मिल जाता है और अन्यथा वे पूरे वर्ष खाली बैठे रहते हैं। तो ये होते हैं मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे कि किसी जगह कार्य करने के लिए केवल 4 लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ 8-10 लोग लगे हुए रहते हैं, तो वह होती है
प्रच्छन्न बेरोजगारी। और शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है ये शहरीकरण बेरोजगारी होती है, नगरीकरण की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि लोग जितने भी नव युवक वगैरह हैं सभी लोग शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, नए नए कोर्स कर लेते हैं, लेकिन जितनी उन्होंने पढ़ाई की है, जितनी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उसके अनुसार उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। एक और तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों के बीच रोजगारी है, तो दूसरा आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। अब हम आपको बताते हैं बेरोजगारी का प्रभाव। बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, बेरोजगारी के कारण जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, बेरोजगारी के कारण आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। एक बात बताते हैं बच्चों, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि बेरोजगारी के अन्य रूप क्या है। बेरोजगारी बढ़ने का मेन कारण बच्चों यही है कि जनसंख्या वृद्धि का ही कारण है। सांख्यिकी की दृष्टि से भारत की बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में ही होती है। देखिए, इसका मेन कारण ये है कि यद्यपि कार्य में सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी देखिए समझ में आ गया होगा, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा मिलती है, और शहरों में जो है शिक्षित बेरोजगारी अत्यधिक मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तो ज़्यादातर मिलती ही जाती है। और एक बात हम बच्चों आपको बताते हैं कि देखिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी किए जा सकते हैं जिनके द्वारा बेरोजगारी दूर हो सके। देखिए, एक गांव की कहानी बताई गई है यहाँ पर, जहाँ लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन गए। देखिए, एक गांव की कहानी है कि एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। तो उसमें क्या था, एक परिवार ने अपने एक बच्चे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला लिया, और उसको कृषि महाविद्यालय में प्रवेश भी मिल गया। कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त करके वह जैसे गाँव आया तो इतना सृजनात्मक निकला, इतना होशियार निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में भी वृद्धि हुई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ, जिससे वहीं उसकी पूर्ति हुई। तो क्या हुआ बच्चों कि इससे उनको बहुत अधिक लाभ हुआ, और उस लाभ से उन्होंने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए उस गांव में एक विद्यालय खोला, और पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोलने के बाद में एक शिक्षक की नियुक्ति भी कर दी। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल भी जाने लगे। गांव के एक परिवार, इसी तरह से एक गांव और बताते हैं, इसमें दिया हुआ है कि गांव के एक परिवार में एक लड़की सिलाई का कार्य करती थी, और उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिलाया गया सिलाई का, तो वह कपड़े सीने लगी और लोगों के भी कपड़े सीने लगी, और उसने अपने यहाँ पर एक सिलाई सेंटर भी खोल लिया। इस प्रकार क्या है कि किसानों के पास उपभोग की अधिक वस्तुएं होती हैं, और उत्पादन को उन लोगों को बेच सकते थे, गाँव के बाजार में आते हैं। समय के साथ साथ एक और बताया, देखिए गांव के लोग जो हैं, जहां प्रारंभ में किसी एक नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। ये एक साधारण गांव की कहानी है, जब मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। यानी कि एक गांव पूरी तरह से शिक्षित और विकसित हो गया, उसमें नया रोजगार मिल गया और परिसंपत्ति बन गई, यानी कि आय जो रोजगार के साधन भी बढ़ गया और आय भी बढ़ गई। तो बच्चों, आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सभी बच्चे इस वाली वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने के बाद इसमें से मुख्य पॉइंट नोट करेंगे अपनी नोटबुक में।